Hello there, namaskar, good evening, assalamu alaikum. How are you guys doing? This is Tariq Fatah with another edition of What the Fatah from New Delhi Times. The entire world, it seems, is engrossed in watching what happens between Russia and Ukraine. Ukraine and Russia both have the same roots, but ये जो आपस में अब लड़ाई झगड़ा बॉर्डर पे हो रहा है, इससे एक चीज याद आती मुझे, वो है पार्टीशन। एक ही जगह के लोगों को डिवाइड करके लड़ाना और आपस में जंग कराना, ये वेस्ट का बड़ा पुराना खेल है। बड़ी लज्जत आती इनको, क्योंकि ये इनका सामान बिकता है, टैंक बिकते हैं, पिस्तौलें बिकती हैं। अब रूस और यूक्रेन की आप पूरी एंसेस्ट्री देखिए, इट इज कॉमन to all things, not only historically, but throughout the Cold War, they were part of the same country, the Soviet Union. जो रशियन में इनकलाब आया, उसके अंदर the Ukrainians were involved as much as the Russians or the other republics of what later became the Soviet Union. अब ये प्रूव किया जा रहा है वेस्ट के अंदर कि ये तो कोई मुल्क ही आपस में नहीं थे। और ये रूस ने जो इन्वेड किया वो तो एक और गलती की है उन्होंने, लेकिन टू आर्ग्यू दैट रशिया एंड यूक्रेन आर टू कंप्लीटली सेपरेट पीपल एंड इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि भारत या हिंदुस्तान में जिस तरह पाकिस्तान काट के बनाया था, बिकॉज सम पीपल इन द वेस्ट हैड टू प्रूव दैट जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। एंड मेनी पीपल बिलीव दैट, लेकिन उसका हशर भी हमने देखा, लाखों लोग मरे। और ये सिर्फ हॉलोकॉस्ट के 2 साल बाद की बात है। 45 में 6 मिलियन जूस को मार दिया उस जंग में, उससे कुछ नहीं सीखा तो 2-3 मिलियन तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे मार दिए गए। बात मेरी कहने का ये है कि जब मुल्कों को तोड़ा जाता है, उनके टुकड़े बनाए जाते हैं, या कोई कहे कि ये इसका हिस्सा नहीं है, तो समझ लीजिए कि इसके पीछे किसी का और का हाथ है जो जंग और फसाद की बिजनेस में है। अगर प्यूटिन साहब ये कहते हैं कि हमारा और यूक्रेन का और रशिया का सदियों से जोड़ है, हमने एक दूसरे के साथ जंगे लड़े, एक साथ एक ही आर्मी में मरे हैं, ये जहाँ गड़बड़ हो रही खारकोव, ये शायद आपको पता ना हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी टैंक बैटल यहाँ 1944 में हुई थी। 24,000 टैंक और आर्टिलरी पीसेस इस्तेमाल हुए थे, इसमें यूक्रेनियन और रूसी फौजी एक साइड पे थे, और नाज़ी जर्मनी की सबसे बड़ी डिफीट वहाँ पे हुई थी। खारकोव की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ अब रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर आ रहा है। तो कहने का मेरा मकसद ये था कि जब भी आपको नजर आए कि कोई वेस्टर्न कंट्री ये कह रही हो कि हम इसके साथ हैं क्योंकि इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। आपने नोट किया होगा, बांग्लादेश के मसले पे कोई नहीं बोला था, क्योंकि उसमें माल बिकने का कोई वो नहीं था। तो पाकिस्तान ने को 10 लाख मार दिए बांग्लादेशी, उस पर किसी की आवाज नहीं निकली थी। लेकिन जहां ये हो कि वॉर प्रोलॉन्ग हो सकती हो, कि धड़ाधड़ माल बिकता जाए, खरीदते जाए, जैसे ही अमेरिका को पता चला अफगानिस्तान जो है वो ज्यादा आर्मामेंट्स नहीं खरीद सकता हमसे, उन्होंने हार मान ली। $6 बिलियन का सामान अफगानिस्तान में छोड़ के भाग गए। अब वहां तो भाग गया क्योंकि उन्होंने प्रोजेक्ट किया कि यहाँ कुछ बिकेगा नहीं। अब अमेरिका ने शुरू किया फसाद यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन इज वास्ट कंट्री, इंडस्ट्रियलाइज्ड है उसके ईस्टर्न पार्ट्स, इट इज एन एग्रीकल्चर प्लेस एज वेल। और इसमें अगर झगड़ा जरा तूल पड़ा, जरा सा एक्सटेंड हुआ, guess which country gets directly involved into it? Turkey. एर्दोगान साहब का टर्की, जो अब नया अंगड़ाइयां लेके अपनी
खिलाफत और सल्तनत की ख्वाब देख रहा है, वो नेटो का मेंबर है और उस पर प्रेशर है कि रूस के जहाज़ों की और आमदोरफ्त की और कमर्शियल ट्रेड की बॉस्फोरस और ब्लैक सी का जो रास्ता है उसे ब्लॉक करे. एंड इफ नेटो आस्क टर्की टू डू दैट, टर्की विल हैव टू डू इट. लेकिन फिर टर्की और रूस का झगड़ा होगा. वाह वाह, अमेरिका का माल इतना बिकेगा, इतने टैंक बिकेंगे. अब तक कोई $2 बिलियन के टैंक बेच चुके हैं ये लोग. एम्यूनिशन आ रहा है 150 मिलियन सोल्जर्स के लिए, बुलेट्स आ रही हैं, बर्तानिया से माल आ रहा है. मरने के लिए तैयार नहीं है कोई, बस माल हमारा खरीदते रहो. और बेवकूफ लोग यही समझते रह जाते हैं कि जितनी जंग होगी उतनी हमारी पेट्रियाटिक. अरे भाई, जिंदा रहोगे तो पेट्रियाटिज्म दिखा सकोगे ना. इस वक्त वो दो कौमें जिनका आप समझिए कि ज्यादा से ज्यादा महाराष्ट्र गुजरात का ताल्लुक हो या मध्य प्रदेश और यूपी के लोगों को जो उठना बैठना हो, इतने करीब लोगों के अंदर बीच में जंग करा के बाइडेन साहब बैठे हुए वहां, हर माल मिलेगा 2 आने, वो करके राइफलें, टैंक वैंक सब बिक रही हैं. अमेरिका के एक प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही वाज अ कमांडिंग जनरल, वेरी पॉपुलर मैन. जब वो प्रेसिडेंट रिटायर होने लगे, अपनी आखिरी तकरीर में उन्होंने अमेरिकन से कहा कि जंगें खत्म हो गई हैं, कोरिया की वॉर भी उस वक्त खत्म हो गई थी, लेकिन ध्यान रखना ये हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है इस पे नजर रखो, क्योंकि ये कौमों के बीच में जंग कराएगा सिर्फ अपना माल बेचने के लिए. और बिल्कुल वही काम इस वक्त बाइडेन साहब कर रहे हैं कि जहां चैन था, रूस ने सिर्फ एक डिमांड की थी कि यूक्रेन जो है वो नेटो का मेंबर ना बने. इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपने वॉर्सो पैक्ट तो पूरा डिसॉल्व कर दिया, नेटो रह गया था. नेटो की मौजूदगी पे क्वेश्चन उठाया जा सकते कि आपका क्या काम है वहां, कौन सा वॉर्सो पैक्ट है जिससे आपने लड़ना है. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहाँ अटलांटिक, कहाँ टर्की और कहाँ यूक्रेन? नॉर्थ अटलांटिक में तो कहीं नहीं आए ना. नॉर्थ अटलांटिक तो हो गया बरतानिया और अमेरिका, उनका जोड़ आपस में, जो उन्होंने दुनिया में लूट मार करनी वो करते रहे हैं अपना. लेकिन आप देखिए कि 2 कंट्रीज के बीच में जंग करा दी, लोग मारे जा रहे. प्यूटिन्स आर्मी और रशियन आर्मी इज इनसाइड दैट. 2 रिपब्लिक जो थी जिनके ऊपर पिछले कोई 10 साल से बम्बार्डमेंट कर रहे थे यूक्रेन की फौजें, डोंबास और दूसरा लुहांस्क जो एरिया है, उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके रिकग्नाइज कर लिया रूस ने. रूस की मर्जी है, अगर कोई इंडिपेंडेंस मांगता है और वो अलग है, खुद मुख्तार है, द अदर कंट्री विल रिकग्नाइज इट. आपको पहले नहीं ख्याल आया कि आप उन पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एरिया हमारा? खैर, अब रूस के हवाले, रूस ने इंटरवेंशन भी कर ली है और इन्वेजन आज सुबह से रूसी फौजें और उनका हवाई जहाज और नेवी तीनों तरफ से यूक्रेन पे हमला है. एंड इट इज़ वेरी ट्रैजिक. बेतहाशा लोग मरेंगे, लेकिन उन लोगों पे भी कमाल है जिनको सिवाय लोगों की मौत से फायदा कहीं नहीं होता. जब तक वो मरे नहीं, ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का धंधा नहीं चलता. और इनकी सारी जिंदगी, सारे ये जो कंपनीज हैं, इनका इसी में फ्यूचर है कि बाकी दुनिया के लोग आपस में एक दूसरे का कत्ल गारत करते रहें, लड़ते रहें और इनका माल बनता रहे. तो जब आपके सामने यूक्रेन का मसला आए और रशिया की इन्वेजन आए, तो याद रखिए इन्होंने इसी वेस्ट की ने हिंदुस्तान का भी पार्टीशन कराया था, लाखों लोगों को मरवाया था. एंड में क्या हुआ? वही हैं जहां के हैं, किसी की नस्ल तो नहीं बदल जाती. और वही हो रहा है वहां पे. वहां तो मजहब भी एक है, हर एक का जबान एक है, हिस्ट्री एक है. ट्रॉट्स्की दोनों के अंदर इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल और रेवोल्यूशनरी अपने जमाने का
اس کا نام رشین ریولوشن سے تعلق ہے، وہ ہے یوکرینین. کس کس کا آپ نام بتائیں گے؟ لیکن دعا کریے کہ ان کو ہوش آئے، تھوڑی عقل آئے، اینڈ دے اسٹاپ میکنگ کنٹریز اینڈ پیپلز فائٹ ایچ ادر اوور ہو از ہو. اینڈ جو مسئلہ روس اور یوکرین آپس میں کر سکتے تھے وہ نہ ہو کے، اور ویسٹ نے بلینز کا سامان، آرمامنٹس، ٹینکس، جہاز دے کے یوکرین کو اس جگہ پہ کھڑا کیا کہ بجائے اس کے اپنے پڑوسی سے وہ دوستی کرتا، وہ پہلوانی کرنے لگ گئے. اور آج حشر دیکھیے کہ روس کی فوج یوکرین کے اندر ہے. امید کریے کہ پیوٹن صاحب کو ہی ہوش آ جائے اور وہ اپنی فوجیں ہٹا لے اور اس علاقے میں امن ہو، کیونکہ ہم جو بھارت، ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم نے بھی پارٹیشن اور جنگ دیکھی ہے، تو ہمیں کچھ زیادہ عقل ہونی چاہیے. اسی بات کے لیے ہندوستان کے بھی لیڈرز کو چاہیے کہ وہ اپنا کچھ رول پلے کرے. جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، وہ دیکھیے وہ ماسکو میں بیٹھے کہہ رہے ہیں از ویری ایکسائٹیڈ. ان لوگوں پاکستانیوں کا تو یہ ہے کہ کہیں پہ تماشا ہو جائے، واویلا مچ جائے، ان کو ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے. تو یہ جا کے روس پہ ایکسائٹمنٹ کے لیے گئے تھے، ہی از ویری ہیپی. کوئی ملے گا پتہ نہیں ان سے یا نہ ملے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. یہ تو امریکہ ہو گئے، بس کنڈکٹر سے مل کے واپس آ گئے، کہتے سب ٹھیک ہے. بٹ بہرصورت ہماری آپ کی دعا ہونی چاہیے کہ یہ یورپ کے اندر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دوسری جنگ نہ ہو، کیونکہ جب جنگیں اس لیول کی ہوتی ہیں تو اس میں کوئی بچتا نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں ہمارے کتنے فوجی مارے گئے، کچھ برطانیہ کی فوج میں تھے، کچھ انڈین نیشنل آرمی میں تھے، کچھ جاپان کی طرف مرے، کچھ یورپ میں ڈائی، بٹ وی ڈونٹ ایون نو دیئر نیمز. آپ ترکی چلے جائیے تو آپ کو فرسٹ ورلڈ وار میں انڈین سولجرز کی قبریں ملیں گی جو انڈین مسلمز تھے. باقی تو are not buried, but they are Indian Muslim soldiers were lined up اور کعبے کی طرف ان کی قبریں ہیں. لیکن کیا ضرورت ہے جنگ کی؟ یہ سوچ کے اپنے کسی ایم پی کو، اپنے منسٹر کو، اپنے کسی لیڈر سے کہیے کہ اس میں انٹروین کریے. ہندوستان کا ایک رول ہے کہ وہ اس ٹائپ کے ہنگامے کے اندر اپنی تھرڈ ڈیولپنگ ورلڈ کی طرف سے، ایک ڈیموکریسی کی طرف سے اپنی آواز اٹھائے. چاہے کوئی سنے نہ سنے، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. بٹ اب تک خاموش رہا ہے ہندوستان. میں سمجھتا ہوں کہ اسے بولنا ضروری ہے اور اس کی ذمہ داری بھی. اگلی دفعہ تک کے لیے اجازت دیجیے. جے ہند، جے شری رام، خدا حافظ.